मुझे लगता है हम अक्सर यह मानकर चलते हैं कि मानव शरीर ना एक बिल्कुल अचूक प्रणाली है। मतलब एक ऐसा स्थिर ढांचा जहां हर एक निर्माण किसी एकदम निर्दोष और पूर्व निर्धारित योजना के तहत ही होता है। हाँ, बिल्कुल। हम अंगों को अक्सर ऐसे देखते हैं जैसे वो किताबों में छपे कोई साफ सुथरे चित्र हों। सही कहा। लेकिन क्या होगा अगर जीवन को जन्म देने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियों में से एक अपने निर्माण के दौरान ही कभी-कभी अपने ही ब्लूप्रिंट को पढ़ना भूल जाए? ये एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाला सवाल है। हाँ, तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास एक बेहद महत्वपूर्ण मेडिकल टेक्स्ट है। इसका शीर्षक है एनाटॉमी एंड क्लिनिकल डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, मतलब महिला जेनिटल ट्रैक्ट की एनाटॉमी और उसका क्लिनिकल विकास। और ये विषय सच में बहुत ही गहरा है। बिल्कुल। तो हम इस दस्तावेज के जरिए 3 बहुत ही बुनियादी लेकिन काफी जटिल अवधारणाओं को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हम महिला प्रजनन प्रणाली की अप्लाइड एनाटॉमी पर गौर करेंगे, फिर इस ट्रैक्ट के विकास या डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है उसे समझेंगे। हाँ, और अंत में? हाँ, अंततः हम ये जानेंगे कि जन्मजात विकृतियों या जिन्हें हम मालफॉर्मेशंस कहते हैं ना, उनका असली क्लिनिकल महत्व क्या होता है। आइए इसकी परतें खोलते हैं, क्योंकि मेडिकल नोट्स अक्सर बहुत जटिल लगते हैं, लेकिन मानव शरीर के निर्माण को समझना एक अविश्वसनीय रूप से आकर्षक विषय है। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरे विषय में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि जिसे हम एक पूरी तरह से तैयार और पूर्ण शरीर मानते हैं, है ना, वो असल में अरबों सूक्ष्म निर्णयों का या कह लें सेलुलर गतिविधियों का बस एक अंतिम परिणाम मात्र है। वाओ, अरबों सूक्ष्म निर्णय। हाँ, ये स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि चिकित्सा विज्ञान केवल ये याद रखने के बारे में बिल्कुल नहीं है कि कौन सा अंग कहाँ स्थित है। अच्छा। बल्कि हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि वो अंग वहाँ क्यों है, वो वहाँ कैसे पहुँचा, और जब वो अपनी तय जगह या आकार से थोड़ा भी, मतलब जरा सा भी भटक जाता है, तो एक जीवित इंसान के स्वास्थ्य पर उसका कितना गहरा और वास्तविक प्रभाव पड़ता है। ये सच में एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण है। तो चलिए उस पहले हिस्से से शुरू करते हैं जिस पर ये स्रोत बहुत जोर देता है। मेरा मतलब है अप्लाइड एनाटॉमी। हाँ, ये इस चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। देखिए, हम अक्सर साधारण एनाटॉमी या शरीर रचना विज्ञान के बारे में सुनते हैं ना। स्कूल की किताबों में हमने शरीर के अंगों के चित्र देखे हैं। एक सामान्य धारणा यही होती है कि एनाटॉमी बस अंगों की एक सूची है। सही कहा, एक लिस्ट की तरह। हाँ, लेकिन यहाँ स्रोत विशेष रूप से अप्लाइड शब्द का उपयोग कर रहा है। तो मैं यहाँ थोड़ी उलझ रही हूँ। अगर कोई सर्जन एक ऑपरेशन कर रहा है तो क्या उसके लिए जानना काफी नहीं है कि गर्भाशय कहाँ है या अंडाशय कहाँ है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। तो इस अप्लाइड शब्द को जोड़कर ये स्रोत सामान्य शरीर रचना विज्ञान से किस तरह एक अलग दिशा में जा रहा है। मैं इसे ऐसे सोच रही थी कि सामान्य एनाटॉमी सिर्फ एक शहर का नक्शा देखने जैसी है। बहुत ही उम्दा एनालॉजी है ये। और अगर हम इसी एनालॉजी को आगे बढ़ाएं ना, तो अप्लाइड एनाटॉमी उस शहर के ट्रैफिक, उसके वन वे रास्तों और दिन प्रतिदिन की समस्याओं को समझने जैसी है। अच्छा, मतलब सिर्फ सड़कें कहाँ हैं ये जानना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही आम धारणा है कि किताबी ज्ञान सीधे तौर पर ऑपरेशन थिएटर में काम आ जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे कई अधिक जटिल होती है। एनाटॉमी और अप्लाइड एनाटॉमी के बीच का अंतर वही है जो एक शहर के 2 डायमेंशनल नक्शे को देखने और उस शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर असल में गाड़ी चलाने के बीच होता है। नक्शा वर्सेस असली ड्राइविंग। हाँ, साधारण एनाटॉमी आपको बताएगी कि कौन सा अंग किस आकार का है और उसका वजन क्या है। ये एक मृत या कह सकते हैं स्थिर अवस्था का अध्ययन हो सकता है। सही। लेकिन जब हम अप्लाइड एनाटॉमी की बात करते हैं तो हम उस सैद्धांतिक ज्ञान को एक जीवित, सांस लेते हुए और गतिशील इंसान के संदर्भ में रख रहे होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जीवित शरीर में अंग वैसे नहीं दिखते या वैसे बर्ताव नहीं करते जैसे वे किताबों में छपे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, महिला श्रोणी क्षेत्र यानी जो पेल्विक रीजन है, वो शरीर के सबसे व्यस्त और सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ वाले हिस्सों में से एक है। व्यस्त कैसे? मतलब यहाँ केवल प्रजनन प्रणाली के अंग ही नहीं होते,
बल्कि मूत्र प्रणाली, जिसे हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, और पाचन तंत्र के अंतिम हिस्से भी एक बहुत ही छोटी सी जगह में एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं। अरे वाओ, मतलब जगह कम है और सिस्टम्स बहुत सारे हैं। एकदम सही। और अप्लाइड एनाटॉमी असल में यह समझने की कला है कि ये सभी प्रणालियां एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करती हैं। बातचीत, इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझते हैं। यह बातचीत शारीरिक रूप से कैसे होती है? इसी एक 3 डायमेंशनल पहेली की तरह सोचिए। अगर गर्भाशय में कोई सूजन आ जाए या मान लीजिए कोई संक्रमण हो जाए, तो वो सिर्फ एक अलग थलग अंग की समस्या नहीं रह जाती। अच्छा, वो दूसरों को भी प्रभावित करती है। बिल्कुल। वो सूजन तुरंत मूत्राशय यानी ब्लैडर या फिर मलाशय पर दबाव डाल सकती है। अप्लाइड एनाटॉमी एक डॉक्टर या सर्जन को ये सोचने पर मजबूर करती है कि रक्त वाहिकाएं कहाँ से गुजर रही हैं, तंत्रिकाओं का जाल कैसे बिछा हुआ है। तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ, अगर एक सर्जन को प्रजनन प्रणाली के किसी हिस्से को हटाना है या वहां कोई चीरा लगाना है ना, तो उसे ये पहले से पता होना चाहिए कि बस कुछ मिलीमीटर की दूरी पर कौन सी महत्वपूर्ण मूत्र नलिका या रक्त की नस मौजूद है। उफ, मतलब बहुत ही सावधानी की जरूरत होती होगी। बहुत ज्यादा। एक छोटी सी गलती और एक प्रणाली का इलाज करते करते दूसरी प्रणाली को भारी नुकसान पहुंच सकता है। ये सच में पूरी तस्वीर बदल देता है। इसका मतलब है कि अप्लाइड होने का अर्थ है उस स्थानिक या स्पैचुअल वास्तविकता को समझना। एकदम सही। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि अंग क्या है, बल्कि ये जानना है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहता है। जैसे अगर एक इमारत में पानी के पाइप में रिसाव होता है, तो वो केवल प्लम्बिंग की समस्या नहीं होती ना। बिल्कुल नहीं। वो पानी बिजली के तारों को भी शॉर्ट सर्किट कर सकता है। तो अप्लाइड एनाटॉमी डॉक्टर को उस पूरे ग्रिड को समझने में मदद करती है। ये तुलना बहुत सटीक बैठती है। और इसी स्थानिक ग्रिड को पूरी तरह से समझने के लिए ना केवल आज की स्थिति को देखना कभी भी पर्याप्त नहीं होता। मतलब सिर्फ आज का ढांचा देखना काफी नहीं है। हाँ, अगर हम किसी जटिल ग्रिड को देख रहे हैं और उसमें कोई ढांचागत समस्या आ गई है, तो हमें ये जानना ही पड़ता है कि वो ग्रिड मूल रूप से बिछाया कैसे गया था। ये तो बहुत ही तार्किक बात है, और शायद यही कारण है कि स्रोत अप्लाइड एनाटॉमी को स्थापित करने के बाद हमारी समझ को एक दूसरी दिशा में ले जाता है। बिल्कुल, विकास या डेवलपमेंट की दिशा में। हाँ, वो डेवलपमेंट ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट, यानी इस प्रणाली के विकास की ओर मुड़ता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक स्वाभाविक सवाल उठता है। जी बताइए। देखिए, हम पहले से विकसित सिस्टम की अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में बात कर चुके हैं। अगर एक डॉक्टर के पास एक मरीज आता है जिसे दर्द है या कोई क्लिनिकल समस्या है, तो डॉक्टर को तो आज की बीमारी का इलाज करना है ना। हाँ, मरीज तो वर्तमान की समस्या लेकर आता है। बिल्कुल, उस वर्तमान ढांचे को ठीक करना है। तो फिर स्रोत इस विकास प्रक्रिया पर इतना जोर क्यों दे रहा है? क्या केवल बनी बनाई संरचना को जानना पर्याप्त नहीं है? क्या एक मरीज का इलाज करते समय दशकों पहले हुए भ्रूणीय विकास का अध्ययन करना सच में इतना समय और संसाधन लगाने लायक है? देखिए, इस सवाल का जवाब चिकित्सा विज्ञान के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हमें समझ आएगा कि वर्तमान ढांचा हवा में से अचानक प्रकट नहीं हुआ है। जादू से तो नहीं बनाया। बिल्कुल नहीं। शरीर का कोई भी हिस्सा रातों रात नहीं बनता। महिला प्रजनन प्रणाली भी रातों रात नहीं बनती। जो कुछ भी आज अप्लाइड एनाटॉमी में दिखाई देता है, वो एक अत्यंत जटिल और समयबद्ध जैविक यात्रा का अंतिम पड़ाव है। समयबद्ध जैविक यात्रा, ये सुनने में बहुत ही काव्यात्मक लगता है ना? लेकिन ये बहुत ही वैज्ञानिक भी है। अगर कोई डॉक्टर इस विकास प्रक्रिया को नहीं समझता है, तो वो कभी भी वर्तमान ढांचे की क्यों का जवाब नहीं दे पाएगा। अच्छा, क्यों का जवाब? हाँ, वो ये तो देख लेगा कि एक अंग अपनी सामान्य जगह पर नहीं है, लेकिन वो ये कभी नहीं समझ पाएगा कि वो वहां क्यों नहीं है, या उसके वहां ना होने से शरीर के अन्य कौन से छिपे हुए हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। तो ये विकास की प्रक्रिया असल में कैसे काम करती है? अगर हम इस जैविक यात्रा को थोड़ा करीब से देखें तो वो कैसी दिखती है? भ्रूणीय विकास को हम एक फोल्डिंग ओरिगैमी या एक बेहद जटिल कालीन की बुनाई के रूप में समझ सकते हैं। ओरिगामी मतलब कागज को मोड़ने की कला? हाँ, कुछ वैसा ही। जब एक भ्रूण विकसित हो रहा होता है तो शुरुआत में कोई स्पष्ट प्रजनन प्रणाली नहीं होती है। कोशिकाओं के बस कुछ समूह होते हैं, कुछ नलिकाएं या ट्यूब्स होती हैं जो बहुत ही शुरुआती अवस्था में होती हैं। ओके, मतलब सब कुछ बहुत ही कच्चा होता है। बिल्कुल। विकास की इस प्रक्रिया में इन कोशिकाओं को एक बहुत ही सटीक दिशा में यात्रा करनी होती है। उन नलिकाओं को एक दूसरे की ओर बढ़ना होता है और एक विशिष्ट बिंदु पर आकर उन्हें आपस में जुड़ना होता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में फ्यूज होना कहते हैं।
ये सच में एक बुलाई जैसा लगता है, जैसे कालीन बुनते समय धागों को एक सटीक समय और सटीक कोण पर क्रॉस होना चाहिए। एकदम सही। और ये बुनाई केवल धागों को जोड़ने के बारे में नहीं है। कई बार जब दो नलिकाएं आपस में जुड़ती है ना, तो उनके बीच की जो मध्य दीवार होती है उसे प्राकृतिक रूप से घुलकर नष्ट होना पड़ता है। घुलकर नष्ट होना पड़ता है? क्यों? ताकि एक बड़ी और खोखली जगह बन सके, जैसे कि गर्भाशय की गुहा या कैविटी जैसे हम कहते हैं। वाओ, तो मतलब कुछ चीजों का बनना जरूरी है और कुछ चीजों का समय पर मिट जाना भी जरूरी है। बिल्कुल। और ये पूरी प्रक्रिया ना एक बहुत ही सख्त समय सारणी पे चलती है। अगर कोशिकाएं एक दिन भी देर से पहुंचती हैं या अगर उनके बीच की वो दीवार समय पे नहीं घुलती है, तो पूरी संरचना का अंतिम रूप हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। ये तो बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है। हाँ, ये एक ऐसा निर्माण कार्य है जहां ठेकेदार, मजदूर और आर्किटेक्ट सब एक ही समय पर काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, उनके पास सुधार करने का कोई दूसरा मौका नहीं होता। ये तो एक बहुत ही विरोधाभासी स्थिति लगती है मुझे। वो कैसे? मतलब एक तरफ हम महिला प्रजनन प्रणाली को जीवन देने वाली एक अत्यंत मजबूत और लचीली प्रणाली के रूप में देखते हैं, और दूसरी तरफ इसका निर्माण एक इतनी नाजुक और समय के प्रति संवेदनशील प्रक्रिया से होता है, जहां एक माइक्रोस्कोपिक धागा छूटने से पूरे कालीन का डिजाइन बदल सकता है। हाँ, यही वो बिंदु है जहां जीव विज्ञान की सुंदरता और उसकी संवेदनशीलता दोनों एक साथ नजर आती हैं। जब हम विकास या डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं ना, तो हम केवल एक ऐतिहासिक प्रक्रिया नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे होते हैं? हम असल में उस ब्लूप्रिंट को पढ़ रहे होते हैं जो हमें बताता है कि अगर कोई चीज गलत हुई होगी तो वो किस चरण में और कैसे गलत हुई होगी। और मुझे लगता है कि ये हमें सीधे उस तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाता है जो इस स्रोत में मौजूद है। हाँ, मालफॉर्मेशंस। बिल्कुल, मालफॉर्मेशंस यानी जन्मजात विकृतियां। जब वो ओरिगेमी ठीक से फोल्ड नहीं होती या जब कालीन का वो धागा अपनी जगह से चूक जाता है, तो उसका परिणाम एक विकृति के रूप में सामने आता है। एकदम सही। लेकिन यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब हम आम बोलचाल में विकृति या समस्या शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कोई बीमारी आती है, जैसे कोई वायरस या कोई संक्रमण। हाँ, आमतौर पर लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो फिर स्रोत इन विकृतियों को एक अलग ही श्रेणी में क्यों रख रहा है, और वो इसके साथ क्लिनिकल महत्व या क्लिनिकल सिग्निफिकेंट शब्द को इतनी मजबूती से क्यों जोड़ रहा है? क्या ये सिर्फ एक असामान्य बनावट से ज्यादा कुछ है? ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि मालफॉर्मेशंस कोई बाहरी बीमारियां नहीं हैं जिनका इलाज आप बस एंटीबायोटिक्स की गोली देकर कर सकें। तो ये क्या है? ये वास्तुशिल्प या कह लें आर्किटेक्चरल वास्तविकताएं हैं। अगर किसी इमारत की नींव ही तिरछी डली है, या मान लीजिए बीच में एक दीवार ऐसी जगह खड़ी कर दी गई है जहां एक खुला कमरा होना चाहिए था, तो आप उस दीवार को किसी दवा से तो नहीं मिटा सकते ना। दवा से दीवार नहीं गिर सकती, सही बात है। वो उस इमारत का एक स्थायी हिस्सा बन चुकी है। इसका मतलब है कि विकास के दौरान अगर वे दो नलिकाएं जिनकी हमने पहले बात की थी, अगर वो पूरी तरह से आपस में नहीं जुड़ पाई, तो शरीर उसी आधी अधूरी जुड़ी हुई अवस्था के साथ आगे बढ़ जाता है। एकदम सही। शरीर उस भिन्नता के साथ ही अपना काम करने लगता है, और यहीं पर इसका क्लिनिकल महत्व एक भयानक और बहुत ही वास्तविक रूप ले लेता है। वो कैसे? मतलब इसका असर क्या होता है? मान लीजिए कि विकास के दौरान नलिकाएं जुड़ तो गईं, लेकिन उनके बीच की दीवार नहीं घुली। अब बाहर से देखने पर गर्भाशय एक सामान्य आकार का लग सकता है। अच्छा, बाहर से सब नॉर्मल लगेगा। हाँ, लेकिन अंदर से वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये एक विशुद्ध रूप से संरचनात्मक भिन्नता है। लेकिन एक मरीज के जीवन में इसका क्लिनिकल महत्व क्या है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब हो सकता है कि उस महिला को अत्यधिक दर्दनाक मासिक धर्म का सामना करना पड़े। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसे गर्भधारण करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। ये तो बहुत ही तकलीफदेह स्थिति है। और इतना ही नहीं, या गर्भावस्था के दौरान उसे गंभीर जटिलताएं आएं, क्योंकि भ्रूण को विकसित होने के लिए वो सही आकार या जगह ही नहीं मिल पा रही है जो एक सामान्य गर्भाशय में होती है। वाओ, ये तो बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ दिखने में अलग होने का मामला बिल्कुल नहीं है, ये तो उस अंग के मूल कार्य करने की क्षमता को ही बदल देता है। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक डॉक्टर को उस विकास प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, मतलब अगर उसने केवल वो किताबी एनाटॉमी पढ़ी है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, तो वो इस मरीज के साथ कैसे व्यवहार करेगा? क्या इससे गलत इलाज का खतरा नहीं बढ़ जाता? यहाँ एक बहुत बड़ा जोखिम पैदा होता है, बहुत ही बड़ा।
अगर डॉक्टर को ये नहीं पता कि विकास के ब्लूप्रिंट में कहाँ-कहाँ त्रुटियां आ सकती हैं, है ना, तो वो मरीज के दर्द या बांझपन के लक्षणों को किसी हार्मोनल समस्या या किसी साधारण संक्रमण के रूप में देख सकता है। मतलब वो गलत दिशा में जा सकता है। हाँ, वो महीनों तक गलत दिशा में इलाज कर सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में असामान्य संरचना का कोई विचार ही नहीं है। वो ये मान के चल रहा है कि अंदर का ढांचा बिल्कुल वैसा ही है जैसा एनाटॉमी की किताब में छपा है। ये तो सच में डरावना है। इसका मतलब है कि डॉक्टर उन लक्षणों का इलाज करने की कोशिश कर रहा है जो असल में उस गलत जगह पर बनी दीवार की वजह से पैदा हो रहे हैं। एकदम सही। वो दीवार को गिराए बिना कमरे के अंदर के वेंटिलेशन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने, और यही कारण है कि स्रोत विकृतियों और उनके क्लिनिकल महत्व पर इतना ज्यादा जोर देता है। जब एक डॉक्टर को पता होता है कि विकास के दौरान कौन कौन से चरण होते हैं, तो वो ये भी जानता है कि कौन से विशिष्ट मालफॉर्मेशंस हो सकते हैं। अच्छा, मतलब उसे पता होता है कि क्या क्या गलत हो सकता है। हाँ, और वो लक्षणों को देखते ही समझ सकता है कि ये समस्या हार्मोनल नहीं बल्कि संरचनात्मक हो सकती है। हाँ, वो तुरंत सही इमेजिंग टेस्ट करवाएगा, जैसे अल्ट्रासाउंड या MRI, और सीधे समस्या की जड़ तक पहुंच जाएगा। और मुझे लगता है कि ये बात हमें वापस हमारे पहले बिंदु पर ले आती है। मेरा मतलब है अप्लाइड एनाटॉमी पर। वो कैसे? देखिए, एक बार जब डॉक्टर को पता चल जाता है कि कोई जन्मजात विकृति है, तब उसे उस विशिष्ट मरीज की अनोखी अप्लाइड एनाटॉमी को नेविगेट करना होता है ना। उसे समझना होता है कि इस बदली हुई संरचना के कारण रक्तवाहिकाएं और तंत्रिकाएं अपने सामान्य जगह से कितनी खिसक गई होंगी। बिल्कुल, आप एकदम सही दिशा में सोच रही हैं। अगर सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो वो एक सामान्य किताब के नक्शे पर तो भरोसा नहीं कर सकता। उसे उस विशेष मरीज के शरीर का कस्टम नक्शा समझना होता है। और यही तो इस पूरी चर्चा का सार है। चिकित्सा विज्ञान कोई स्थिर विज्ञान नहीं है जहां एक नियम सब पर लागू होता हो। यह विविधताओं का विज्ञान है। विविधताओं का विज्ञान, वाओ। हाँ, जब डॉक्टर विकास की प्रक्रिया को गहराई से समझता है तो वो केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, मतलब वो रिएक्टिव नहीं होता, बल्कि वो सक्रिय है या प्रोएक्टिव हो जाता है। वो मरीज को बता सकता है कि इस विशिष्ट विकृति के कारण भविष्य में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं और उनसे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। ये पूरी चर्चा हमारे देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देती है। अगर हम इस पूरे विषय को एक साथ पिरोए ना, तो स्रोत सामग्री ने हमारे लिए एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक रेखा खींची है जो बिल्कुल एक कहानी की तरह आगे बढ़ती है। हाँ, एक बहुत ही वैज्ञानिक कहानी। बिल्कुल। हमने सबसे पहले वर्तमान वास्तुकला को देखा, यानी अप्लाइड एनाटॉमी, जहां हमने जाना कि अंगों का त्रि-आयामी स्पेस में कैसे एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होता है और क्लिनिकल अभ्यास में ये क्यों मायने रखता है। उसके बाद हमने इस बात की गहराई में गोता लगाया कि ये वास्तुकला आखिर बनी कैसे। हाँ, निर्माण की प्रक्रिया। हाँ, हमने विकास या डेवलपमेंट की उस नाजुक प्रक्रिया को समझा जहां कोशिकाएं एक सख्त समय सारणी पर माइग्रेट करती हैं और जुड़ती हैं। हमने जाना कि वर्तमान संरचना को समझने के लिए उसके ऐतिहासिक निर्माण को समझना क्यों अपरिहार्य है। और अंततः हम उन विकृतियों और उनके क्लिनिकल महत्व तक पहुंचे। हमने ये डिकोड किया कि जब निर्माण की वो जैविक ओरिगैमी अपने तय रास्ते से भटक जाती है, तो वो केवल एक अजीब बनावट नहीं रह जाती, वो एक वास्तुशिल्प चुनौती बन जाती है जो सीधे तौर पर एक व्यक्ति के दर्द, उसकी प्रजनन क्षमता और सर्जिकल जोखिमों को तय करती है। बिल्कुल। ये जानकारी श्रोताओं के लिए सच में बहुत मूल्यवान है, क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद करती है कि चिकित्सा विज्ञान केवल बीमारियों को याद करने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानव शरीर की मूल संरचना, उसके बनने के पैटर्न और उस पैटर्न में आने वाले सूक्ष्म बदलावों को गहराई से समझने के बारे में है। और यही समझना चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांतियों को जन्म देती है। जब हम मानव शरीर को एक मानकीकृत मशीन मानना बंद कर देते हैं और उसे गतिशील, विकासशील और परिवर्तनशील प्रणाली के रूप में स्वीकार करते हैं, तभी हम असल में सही और प्रभावी चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। शरीर एक मशीन नहीं, बल्कि एक निरंतर चलती आ रही प्रक्रिया का जीवंत परिणाम है। अब जैसे जैसे हम आज की इस गहरी चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं ना, मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। अच्छा, क्या विचार है? ये विचार इसी स्रोत की नींव से उठता है, लेकिन हमें थोड़ा भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। हमने बात की कि कैसे अप्लाइड एनाटॉमी, भ्रूणीय विकास और इन विकृतियों का गहरा क्लिनिकल महत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है
कि मतलब जैसे जैसे हमारी तकनीक और इस महिला जेनिटल ट्रैक्ट के विकास की हमारी समझ और भी अधिक सूक्ष्म और सटीक होती जाएगी, क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? क्या चिकित्सा विज्ञान इन विकृतियों का केवल बाद में यानी किशोरावस्था या वयस्क होने पर पता लगाने और उनका इलाज करने तक ही सीमित रहेगा? ये एक बहुत ही उम्दा सवाल है। या फिर हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां विकास के बिल्कुल प्रारंभिक भ्रूणीय चरण में ही, जब वो जैविक कालीन बुनी ही जा रही हो, हम न केवल ये सटीक पूर्वानुमान लगा पाएंगे कि कौन सा धागा छूटने वाला है, बल्कि शायद उस बुनाई की प्रक्रिया में सुरक्षित रूप से हस्तक्षेप भी कर पाएंगे। वाओ, ये तो सच में जेनेटिक और भ्रूणीय इंजीनियरिंग के अगले स्तर की बात है ना? क्या भविष्य की चिकित्सा केवल बनी हुई विकृतियों को सुधारने के बारे में होगी, या उस ब्लूप्रिंट को उसी समय ठीक करने के बारे में होगी जब उसे पढ़ा जा रहा हो? ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान की सीमाओं को नई दिशा दे सकता है। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम चिकित्सा में कितने आगे जा सकते हैं। हाँ, हम आशा करते हैं कि इस चर्चा ने मानव शरीर की जटिलताओं और उसके निर्माण के चमत्कारों को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। इस सोच विचार के साथ आज की हमारी इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। शरीर रचना और उसके विकास के इस अद्भुत विज्ञान के बारे में अपनी जिज्ञासा हमेशा बनाए रखिए।